साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है डेली न्यूज डिस्कशन के तहत 6 अप्रैल 2024 के जनसत्ता न्यूज़पेपर में जो भी महत्वपूर्ण चीजें हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हैं, चाहे वो करंट अफेयर के दृष्टिकोण से, चाहे जीएस के दृष्टिकोण से या मैपिंग के दृष्टिकोण से, उन सभी बिंदुओं को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और जैसा कि मैं आप सभी से पहले भी कह चुका हूं कि यदि आप डेली कोई एक अच्छा न्यूज़पेपर, चाहे वो इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, डेली उसको यदि पढ़ते हैं तो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वो काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। चाहे वो करंट अफेयर के दृष्टिकोण से या जीएस के या मैपिंग के, वो आपके प्री और मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए आपको रेगुलर जो है एक न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसको। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जो है शुक्रवार अर्थात 5 अप्रैल 2024 को चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर रेपो में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 6.5% दर पर बरकरार रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहां पे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। द्विमासिक मौद्रिक नीति मतलब कि जो मौद्रिक नीति समीक्षा होती है वो प्रत्येक 2 माह पर की जाती है। मतलब साल भर में कुल 6 जो है आपकी मौद्रिक नीति समीक्षा होती है। देखिए, इसमें रिजर्व बैंक ने महंगाई दर को 4% पर लाने और वैश्विक अनिश्चितता के बीच आर्थिक वृद्धि को गति देने के मकसद से नीतिगत दर को यथावत रखा है। यह लगातार 7वां मौका है। मतलब इससे पहले 6 बार जब समीक्षा हुई, मतलब पूरे 1 साल तक, तब इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। 1 साल के बाद भी इसमें अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो यह लगातार 7वां मौका है जबकि रेपो दर में बदलाव नहीं किया गया है। बढ़ती महंगाई पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024-25 की कुछ तिमाहियों में 4% से नीचे जाती दिख रही है, लेकिन फिर ऊपर आ जाएगी। क्योंकि सरकार का जो सुझाव है कि मुद्रास्फीति दर हमें 4% पर बनाए रखना चाहिए। दास ने कहा कि हाथी यहाँ पे महंगाई को सिम्बलाइज किया गया है, तो हाथी धीमी गति से चलता है और अंतिम पड़ाव हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हाथी जंगल में लौट आए और हमेशा वहीं रहे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि मुद्रास्फीति टिकाऊ आधार पर लक्ष्य के अनुरूप रहे। देखिए, मौद्रिक नीति समिति जो होती है इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। थोड़ा सा यदि हम लोग पहले मौद्रिक नीति समिति के बारे में बात कर लें, इसके बाद जो चीजें उनको देखें तो ज्यादा क्लियर होगा। मौद्रिक नीति समिति का गठन जो है वर्ष 2016 में किया गया था। ठीक है, आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 1934 की धारा 45Z(B) के तहत केंद्र सरकार को 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति के गठन करने का अधिकार दिया गया है। इसमें 6 जो सदस्य होते हैं, इसमें से 3 आरबीआई की तरफ से और इसका अध्यक्ष जो होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं और 2 और लोग होते हैं और 3 सदस्य जो है वो सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, और मौद्रिक नीति समिति के जो निर्णय होते हैं वो बैंकों के लिए बाध्यकारी होते हैं। तो देखिए, मौद्रिक नीति समिति के जो 6 सदस्य थे, इसमें से 5 सदस्यों ने जो है वो नीतिगत रेपो दर को बरकरार रखने के पक्ष में मतदान किया कि मतलब एज इट इज इसको रखा जाए, जबकि प्रोफेसर जयंत आर वर्मा ने इसमें 0.25% कमी के पक्ष में मतदान किया। देखिए, शक्तिकांत दास ने कहा, जो गवर्नर है, ने कहा कि इसके साथ एमपीसी मतलब मौद्रिक नीति समिति सदस्यों ने लक्ष्य के अनुरूप खुदरा महंगाई को लाने के लिए उदार रुख को वापस लेने के अपने निर्णय को भी कायम रखने का फैसला किया। शक्तिकांत दास जी ने कहा कि आर्थिक वृद्धि की मजबूत संभावना इस बात की गुंजाइश देती है कि केंद्रीय, आगे पेज नंबर 8 पे उसको देखते हैं वहां पर, कि केंद्रीय बैंक जो है मुद्रास्फीति को 4% पर लाने के अपने लक्ष्य पर ध्यान दे सके। चूंकि खाद्य पदार्थों की कीमतों में अनिश्चितताएं लगातार चुनौतियां बनी हुई हैं, ऐसे में एमपीसी मौद्रिक नीति समिति महंगाई बढ़ने के जोखिम को लेकर सतर्क है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने 2024-25 के लिए जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के 7% रहने का अनुमान जताया है। वहीं खुदरा मुद्रास्फीति के 2024-25 में 4.5% रहने का अनुमान रखा गया है। दरअसल महंगाई की चिंता ने आरबीआई को रेपो दर में कमी से रोक दिया। सरकार का लक्ष्य जो है मुद्रास्फीति को 4% तक सीमित रखना है, जो इस समय 4.5% है। रेपो दर में आरबीआई अगर कमी करता है, रेपो दर में यदि आरबीआई कमी करता है तो मुद्रास्फीति बढ़ने की आशंका थी। चुनाव में महंगाई को विपक्ष ने पहले ही मुद्दा बना रखा है, इसलिए आरबीआई ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। तो ध्यान रखिएगा यहां पर इस सेंटेंस से कि यदि रेपो दर कम होगा तो क्या होगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ने की आशंका रहती है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि हमें इस साल अर्थात 2024 के गर्मियों में सब्जियों की कीमतों पर नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि आईएमडी ने अधिक गर्मी पड़ने
की भविष्यवाणी की है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति दर को टिकाऊ आधार पर सरकार द्वारा निर्धारित 4% के लक्ष्य तक लाना है। आखिरी पड़ाव सबसे चुनौतीपूर्ण है। शक्तिकांत दास ने कहा कि मुद्रास्फीति कम हो रही है और जीडीपी वृद्धि वर्तमान में मौजूद है। हालांकि आरबीआई अगले दशक में वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करेगा। शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने मुद्रास्फीति को तय लक्ष्य पर लाने पर ध्यान केंद्रित किया है और इसे वहां तक लाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ, चूंकि अभी 4.5 है, हमें 4 पे लाना है। शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई के आखिरी अध्ययन के बाद से संभावित वृद्धि दर में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22, 22-23 और 23-24 के लिए औसत वृद्धि जो है वो 8% रहा है। आरबीआई द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि अनुमान को 7% बनाए रखने के बारे में आरबीआई अधिकारियों ने बताया कि यह वित्त वर्ष 2024-25 तक के दौरान आने वाले वर्षों में उच्च वृद्धि के प्रभाव की वजह से है। शक्तिकांत दास ने कहा कि अगर वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 में 7% रही तो लगातार चौथे साल अर्थव्यवस्था जो है वो 7% की दर से बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि मई में वित्त वर्ष 2023-24 की वृद्धि के आधिकारिक आंकड़े जारी होने के बाद आरबीआई संभावित वृद्धि और वास्तविक ब्याज दर पर गौर करेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिसे हम लोग शॉर्ट में आईएमडी कहते हैं, के देश के कई हिस्सों में इस साल जून तक लू चलने का पूर्वानुमान लगाने से जुड़े सवाल पर शक्तिकांत दास ने कहा कि हमें यह देखना होगा कि इसका अर्थात उच्च तापमान का विशेष रूप से खाद्य फसलों पर क्या असर पड़ता है। मैंने कुछ प्रमुख सब्जियों का जिक्र भी किया है। हालांकि उन्होंने गेहूं को लेकर कोई समस्या नहीं होने का भरोसा जताया है और कहा कि अधिकतर कटाई पूरी हो चुकी है। गवर्नर ने कहा कि गेहूं इसको लेकर कोई चिंता नहीं है, लेकिन सब्जियों की कीमतों पर नजर रखनी होगी और लू के कई अन्य प्रभाव हो सकते हैं। तो ये मौद्रिक नीति समिति में जो गवर्नर है आरबीआई के, शक्तिकांत दास जी, इनके द्वारा चीजें कही गई। कुछ अन्य बिंदुओं को भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे बिंदुवार जो है आपको सारी चीजें शॉर्ट में दी गई हैं जो हमारे लिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पहला, रेपो रेट जो है वो 6.5% पर कायम है। दूसरा, 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान 7% पर बरकरार है, या 2023-24 के 7.6% के अनुमान से कम है। चालू वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई औसतन 4.5% पर रहने का अनुमान है। यह 2023-24 के 5.4% के अनुमान से कम है। खाद्य कीमतों पर अनिश्चितताएं मुद्रास्फीति के परिदृश्य को प्रभावित करेंगी। ग्रामीण मांग बढ़ने से 2024-25 में उपभोग से आर्थिक वृद्धि को समर्थन मिलने की उम्मीद है और सामान्य मानसून की उम्मीद के बीच रबी गेहूं जो होती है कि रबी की फसल है, तो गेहूं की अच्छी फसल और खरीफ फसल की संभावनाएं बेहतर होने से कृषि और ग्रामीण गतिविधियों का परिदृश्य जो है वो बेहतर है। मजबूत ग्रामीण मांग, महंगाई का दबाव कम होने और विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग और सेवा गतिविधियों में तेजी से निजी खपत को प्रोत्साहन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं गाजा में, जो गाजा पट्टी है आपका, गाजा में तत्काल युद्ध विराम के प्रस्ताव पर मतदान से भारत जो है वो दूर रहा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में गाजा में तत्काल युद्ध विराम के आह्वान संबंधी प्रस्ताव पर 5 अप्रैल 2024 को मतदान से भारत ने खुद को अलग रखा। इस प्रस्ताव में मांग की गई थी कि इजरायल गाजा पट्टी से अपनी अवैध नाकाबंदी तुरंत हटा ले। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पूर्वी यरूशलेम सहित अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र में मानवाधिकार की स्थिति और जवाबदेही एवं न्याय सुनिश्चित करने के दायित्व पर मसौदा प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 28 मत जबकि विरोध में 6 मत पड़े हैं। वहीं 13 देश, भारत, फ्रांस, जापान, नीदरलैंड और रोमानिया से 13 देश इस प्रस्ताव पर मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे। इस प्रस्ताव के खिलाफ जो है मतदान करने वालों में अर्जेंटीना, बुल्गारिया, जर्मनी और अमेरिका भी शामिल है। प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने वाले देशों में बांग्लादेश, बेल्जियम, ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, कुवैत, मलेशिया, मालदीव, कतर, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और वियतनाम भी शामिल रहे। प्रस्ताव में गाजा के भीतर या बाहर फिलिस्तीनियों के जबरन स्थानांतरण को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान भी किया गया है। इसके अलावा 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल के नागरिकों पर हमास के हमले की निंदा भी की गई है। संघर्ष के दौरान बंधक बनाए गए लोगों की तत्काल रिहाई की मांग भी प्रस्ताव में की गई है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग जो मेंस आंसर राइटिंग में भारत इजरायल या भारत फिलिस्तीन, जो ये इससे संबंधित जो प्रश्न है वहां पर इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो इसमें दिया गया है वो है आपका यूपी मदरसा कानून के संबंध में। देखिए, उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम 2004
महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है 5 अप्रैल 2024 को रोक लगा दी है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाल वाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यूपी सरकार और दूसरे पक्षों को इस मामले में नोटिस जारी कर 31 मई तक जवाब देने को कहा है। अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। ठीक है, देखिए हुआ क्या था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 22 मार्च को अपने फैसले में सरकारी अनुदान पर मदरसा चलाने को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ माना था। इससे आगे की चीजों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने गत 22 मार्च को अपने फैसले में सरकारी अनुदान पर मदरसा चलाने को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ माना था। साथ ही राज्य सरकार से मदरसों में पढ़ रहे छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाने को कहा था। इसके बाद राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बीते गुरुवार को इस आदेश का पालन करने के आदेश दे दिए थे। इस मामले पर जो है 5 अप्रैल को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के पूछने पर उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कहा कि उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को स्वीकार किया है, इसलिए अपील नहीं की है। मदरसों के कारण सरकार पर सालाना 1096 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा था। मदरसा के छात्रों को दूसरे स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा। वहीं याचिकाकर्ता की दलील थी कि इस आदेश से 17 लाख छात्र और 10,000 शिक्षक प्रभावित होंगे। पीठ ने कहा कि मदरसा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मदरसा शिक्षा को नियमित करना है। जो सुप्रीम कोर्ट की पीठ है उसने क्या कहा कि मदरसा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मदरसा शिक्षा को नियमित करना है, लिहाजा इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं कहा जा सकता है। हाई कोर्ट के आदेश पर रोक का मतलब यह है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में मदरसे चलते रहेंगे। मदरसा संचालकों ने हाई कोर्ट के 22 मार्च को आए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। देखिए, शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश प्रथम दृष्टया ठीक सही नहीं है। पीठ ने कहा कि यदि जनहित याचिका का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मदरसों को गणित, विज्ञान, इतिहास, भाषा जैसे मुख्य विषयों में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान की जाती है, तो इसका उपाय मदरसा अधिनियम 2004 के प्रावधानों को रद्द करना नहीं होगा। थोड़ा सा हम लोग यदि बात करें यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 के बारे में, तो इसमें यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 राज्य में मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना के लिए बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम में शिक्षा संहिता के पैरा 55 में यूपी के अरबी अर्थात उत्तर प्रदेश के अरबी फारसी परीक्षाओं के रजिस्ट्रार को राज्य के अरबी फारसी मदरसों को मान्यता देने और उनकी परीक्षाएं आयोजित करने का अधिकार दिया गया था। दरअसल पहले इन मदरसों का प्रबंधन शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता था और वर्ष 1995 में अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विभाग का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर साइंस संबंधित एक महत्वपूर्ण न्यूज को देखते हैं। वो क्या है कि दिल्ली एम्स ने दावा किया है कि गर्भवती महिलाओं का एनीमिया इलाज जो है वो एकल खुराक अर्थात एक सुई से संभव हो सकेगा। इसके लिए स्वदेशी सुई तैयार कर ली गई है। जानकारों की माने तो इस एकल खुराक आईवी इंट्रावेनेशन आयरन इंजेक्शन के सफल परीक्षण के बाद इसे एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल करने की तैयारी है। दरअसल देश की एक बड़ी आबादी जो है वो एनीमिया से पीड़ित है और अधिकतर इसमें महिलाएं ही पीड़ित होती हैं और महिलाएं इससे ज्यादा प्रभावित हैं। इस वजह से गर्भावस्था में एनीमिया एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। एम्स के डॉक्टरों को यह उम्मीद है कि नैनो मॉलिक्यूल पर आधारित यह सुई या इंजेक्शन गर्भवती महिलाओं में एनीमिया को नियंत्रित करने में रामबाण साबित हो सकता है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में एम्स का कम्युनिटी मेडिसिन तकनीक सहयोग उपलब्ध कराता है। जो एम्स का कम्युनिटी मेडिसिन है ये तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार देश में, तो ये आंकड़ा याद रखिएगा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार देश के 52.2 मतलब 52.2% गर्भवती महिलाएं जो है वो एनीमिया से पीड़ित होती हैं। 3% गर्भवती महिलाएं एनीमिया से पीड़ित। देखिए, ऐसे देखा जाए तो जो गर्भवती महिलाएं हैं तो देश में 52.2% गर्भवती महिलाएं एनीमिया से पीड़ित होती हैं और 3% गर्भवती महिलाएं, ये थोड़ा आंकड़े गड़बड़ है। सूत्रों की माने तो एनीमिया की बड़ी समस्या वाली गर्भवती महिलाओं पर इसका ट्रायल किया गया है, जिसमें यह गर्भवती महिलाओं के लिए भी सुरक्षित और असरदार पाया गया है। उम्मीद है कि 6-7 माह में राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत यह माध्यम से गंभीर एनीमिया पीड़ित महिलाओं को निःशुल्क मिलने लगेगा। तो यहां पर इसको आप जो है स्वास्थ्य और साइंस वाले सेक्शन में इसको आप रख सकते हैं। तो यहां पे आंकड़े याद रखिएगा कि देश में लगभग जो है 52.2% गर्भवती महिलाएं क्या है वो एनीमिया से पीड़ित है। आगे चलते हैं। यहां पर हम लोग संपादकीय पेज को देखें तो यहां पर जो एक कोटेशन दिया गया है
जॉन स्टुअर्ट मिल एक कह सकते हैं फिलोसफर रहे हैं, तो इनका काफी अच्छा कोटेशन है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लोकतंत्र में सामान्यतः बहुमत का फैसला अंतिम होता है। लोकतंत्र में सामान्यतः बहुमत का फैसला अंतिम होता है, परंतु इस व्यवस्था में सबसे बड़ा खतरा यही है कि इसमें बहुमत की तानाशाही हो जाती है। इसमें जो एक संपादकीय दिया गया आर्टिकल, ये आपका राजनीतिक पार्टी संबंधित है, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला देखते हैं कि भारत जो है 2025 के अंत तक यूरिया का आयात बंद कर देगा। वर्तमान में जो है जो फर्टिलाइजर्स हम लोग आयात करते हैं उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो यूरिया का होता है। देखिए, केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत 2025 के अंत तक यूरिया का आयात बंद कर देगा। उन्होंने कहा कि घरेलू विनिर्माण पर बड़े पैमाने पर जोर देने से आपूर्ति और मांग के बीच अंतर को पाटने में मदद मिली है। मांडविया ने कहा कि भारतीय कृषि के लिए उर्वरकों की उपलब्धता बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि देश 60-65 साल से फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहा है। अब सरकार नैनो लिक्विड यूरिया, तो नाम याद रखेगा, नैनो लिक्विड यूरिया और नैनो लिक्विड डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी जैसे वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है। कौन कौन से? नैनो लिक्विड यूरिया और नैनो लिक्विड डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, डीएपी। मंत्री ने कहा कि वैकल्पिक उर्वरकों का उपयोग फसल और मिट्टी की गुणवत्ता के लिए अच्छा है, हम इसे बढ़ावा दे रहे हैं। यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के बारे में पूछे जाने पर मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति सरकार ने यूरिया आयात पर निर्भरता खत्म करने के लिए दो तरफा रणनीति अपनाई है। क्या? मंत्री ने बताया कि सरकार ने 4 बंद यूरिया संयंत्रों को फिर से चालू किया और एक अन्य कारखाने को वापस चालू करने का काम जारी है। उन्होंने कहा कि घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत को सालाना करीब 350 लाख टन यूरिया की जरूरत होती है। ठीक है। मांडविया ने कहा कि स्थापित घरेलू उत्पादन क्षमता 2014-15 में वो कितना था? 225 लाख टन से बढ़ करके करीब वर्तमान में 310 लाख टन हो गई। तो 350 और 310 मतलब 40 का डिफरेंस अभी भी बना हुआ है। मंत्री ने कहा कि वर्तमान में वार्षिक घरेलू उत्पादन और मांग के बीच का अंतर करीब 40 लाख टन है, जिसे 2025 के अंत तक इसे भी पूरा कर लेने का क्या है, लक्ष्य रखा गया है। आगे चलते हैं। यहां पर एक बैंकिंग संबंधित महत्वपूर्ण न्यूज को याद रखिएगा। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक जो है जल्द ही यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए नगदी जमा करने वाली मशीन में पैसा जमा की सुविधा देगा। अभी तक क्या है, नगदी जमा करने वाली जो मशीन होती है, यहाँ पैसा जमा करने के लिए आपके पास एटीएम कार्ड होना चाहिए। ठीक है, एटीएम या डेबिट कार्ड होना चाहिए, या उसी को हम लोग एटीएम कार्ड करते हैं। इसके अलावा पीपीआई का फुल फॉर्म क्या है? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स कार्ड धारकों को बैंक खाता धारकों की तरह तीसरे पक्ष के यूपीआई ऐप के जरिए यूपीआई भुगतान करने की सुविधा देने का भी प्रस्ताव किया गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए कहा कि एटीएम में यूपीआई का उपयोग करके कार्ड रहित नगद निकासी अभी तक ये चालू की जा चुकी है। तो कार्ड रहित नगद निकासी से प्राप्त अनुभव को देखते हुए अब यूपीआई का उपयोग करके नगदी जमा करने वाली मशीन सीडीएम में पैसे जमा करने की सुविधा भी प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया है। वर्तमान में नगद जमा करने की जो मशीन में पैसा जमा करने के लिए मुख्य रूप से डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह कदम ग्राहकों के लिए चीजें सुगम और बैंकों में मुद्रा प्रबंधन प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने का कार्य करेगा। देखिए, एनसीईआरटी ने अपनी 11वीं और 12वीं की राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कुछ संशोधन किया है। वो क्या संशोधन किए गए उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। एनसीईआरटी ने अपनी पाठ्य पुस्तकों में बदलाव करते हुए अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने, गुजरात दंगों में मुसलमानों के मारे जाने, हिंदुत्व और मणिपुर के भारत में विलय के संदर्भ में संशोधन किया है। एनसीईआरटी ने हालांकि संशोधित किए गए विषयों पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि बदलाव नियमित रूप से पाठ्यक्रम को अद्यतन अपग्रेड करने का हिस्सा है और इसका संबंध नए पाठ्यक्रम ढांचे के अनुसार नई पुस्तकों के विकास से नहीं है। यह संशोधन कक्षा 11 और 12 तथा अन्य की राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में किया गया है। एनसीईआरटी की पाठ्यक्रम मसविदा समिति की ओर से तैयार किए गए बदलावों का विवरण देने वाले एक दस्तावेज के अनुसार राम जन्मभूमि आंदोलन के संदर्भों को राजनीति में नवीनतम घटनाक्रम के अनुसार संशोधित कर दिया गया है। कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक में धर्मनिरपेक्षता से जुड़े अध्याय 8 में पूर्व में कहा गया था कि 2002 में गुजरात में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों में 1000 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम थे।
संशोधन के बाद इस वाक्य को अब 2002 में गुजरात में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के दौरान 1000 से अधिक लोग मारे गए कर दिया गया। बदलाव के पीछे एनसीईआरटी का तर्क है कि किसी भी दंगे में सभी समुदायों के लोगों का नुकसान होता है, यह सिर्फ एक समुदाय नहीं हो सकता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुद्दे पर पहले की पाठ्यपुस्तक में कहा गया था कि भारत का दावा है कि यह क्षेत्र अवैध कब्जे में है। भारत का दावा है। पाकिस्तान इस क्षेत्र को आजाद पाकिस्तान के रूप में वर्णित करता है। बदले हुए संस्करण में क्या कहा गया कि हालांकि यह भारतीय क्षेत्र है जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है तथा इसे पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर POJK कहा जाता है। संशोधन के पीछे एनसीईआरटी का तर्क यह है कि जो बदलाव लाया गया है वह जम्मू कश्मीर के संबंध में भारत सरकार की नवीनतम स्थिति से पूरी तरह मेल खाता है। मणिपुर में पहले की पाठ्यपुस्तक में कहा गया था कि भारत सरकार मणिपुर की लोकप्रिय निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बिना सितंबर 1949 में विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए महाराजा पर दबाव डालने में सफल रही। दो न्यूज और है जो कि इस पेज पे नहीं दिया गया है, लखनऊ के संस्करण में दिया गया है। पहला है कि भारत मतलब शक्तिकांत दास ने जो है मौद्रिक नीति समिति में जो अपने कह सकते हैं जो अपनी बातें कह रहे थे वहां पर उन्होंने कहा कि भारत अपना स्वर्ण भंडार तैयार करने में जुटा है। तो हमें बहुत ज्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं, बस दो आंकड़े याद रखिएगा। पहला, इसमें जो बताया गया है कि विश्व स्वर्ण परिषद के मुताबिक केंद्रीय बैंक के पास मतलब आरबीआई के पास मौजूदा सोना जो है जनवरी 2024 के अंत में कितना था, 812.3 टन तक पहुंच गया था, जबकि दिसंबर 2023 में यह कितना था, 803.58 टन था। तो ये बस इतना याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त एक और न्यूज थी, वो है सावरेन हरित बांड में निवेश के संबंध में। तो सावरेन हरित बांड में निवेश कारोबार को अनुमति दी जाएगी। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने आपका 5 अप्रैल 2024 को गांधीनगर स्थित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, IFASC कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड, इसको जो है IFSC ये है, कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र। कहां पर है, गुजरात के गांधीनगर में, इतनी चीज याद रखिएगा। तो आरबीआई ने गांधीनगर स्थित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में सावरेन हरित बॉन्ड, जिसे सावरेन हरित बॉन्ड को क्या कहेंगे इंग्लिश शॉर्ट में, SGRB, ठीक है। तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड में निवेश तथा कारोबार की अनुमति देने की घोषणा की है। सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में एक घोषणा के आधार पर जनवरी 2023 में सॉवरेन हरित बॉन्ड जारी किए। देखिए, सॉवरेन हरित बॉन्ड की घोषणा कब की गई थी, जो 2022-23 का जो केंद्रीय बजट था वहां पर घोषित किया गया था, और 2023 में जनवरी 2023 में सॉवरेन हरित बॉन्ड जारी किए गए थे। इसके बाद 2023-24 में सरकारी उधारी कार्यक्रम के तहत सॉवरेन हरित बॉन्ड जारी किए गए। वर्तमान में सेबी के साथ पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों, जो FPI होते हैं, जैसे FDI होता है वैसे ही FPI होते हैं, तो FPI को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए उपलब्ध विभिन्न मार्गों के तहत सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड में निवेश करने की अनुमति मिली है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि नए वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि सॉवरेन हरित बॉन्ड में व्यापक स्तर पर प्रवासियों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र अर्थात आपका IFSC में पात्र विदेशी निवेशकों को भी ऐसे बॉन्ड में निवेश करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार तथा IFC प्राधिकरण के परामर्श से IFC में पात्र विदेशी निवेशकों द्वारा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड में निवेश व व्यापार के लिए एक योजना अलग से अधिसूचित की जा रही है। सरकार चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में सॉवरेन हरित बॉन्ड जारी करके 12,000 करोड़ रुपए उधार लेने की योजना बना रही है। तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा सॉवरेन जो ग्रीन बॉन्ड है या हरित बॉन्ड है इसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसे केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित किया गया था। हरित बॉन्ड होता क्या है? हरित बॉन्ड या ग्रीन बॉन्ड किसी भी संप्रभु इकाई, अंतर सरकारी समूहों या गठबंधनों एवं नियमों द्वारा जारी किए गए ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनसे प्राप्त आय का उपयोग पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय परियोजनाओं के लिए किया जाता है। देखिए, सॉवरेन हरित बॉन्ड से भारत सरकार को अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए संभावित निवेशकों से अपेक्षित वित्त प्राप्त करने में मदद मिलेगी। देखिए, चूंकि जो COP21 था, COP21 जो था आपको 2015 में पेरिस में होता है, ठीक है। तो इसमें भारत सरकार वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने एवं गैर जीवाश्म ईंधन आधारित
ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो यहां पर जो है आपका सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है ये काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। देखिए, एक चीज और फैक्ट याद रखिएगा कि हरित बॉन्ड से प्राप्त आय का उपयोग जो है वो जीवाश्म ईंधन के निष्कर्षण, उत्पादन एवं वितरण के लिए, या जहां मुख्य ऊर्जा स्रोत जो है वो जीवाश्म ईंधन आधारित है, के साथ साथ परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां अगला न्यूज जो है वो फिलिस्तीन के संबंध में। देखिए, भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के उस मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में जो है 5 अप्रैल 2024 को मतदान किया, जिसमें फिलिस्तीनी लोगों के स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश के अधिकार समेत आत्मनिर्णय के अपरिहार्य अधिकार की पुष्टि की गई है। जिनेवा स्थित परिषद, तो ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। तो जिनेवा स्थित परिषद ने फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार पर मसौदा प्रस्ताव पारित किया, जिसमें भारत समेत 42 सदस्य देशों ने उसके पक्ष में मतदान किया। परिषद के 47 सदस्यों में से, चूंकि कुल इसमें कितने सदस्य हैं 47, 42 ने पक्ष में मतदान किया, तो 47 सदस्यों में से 2 देश अमेरिका और पराग्वे ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया, जबकि अल्बानिया, अर्जेंटीना और कैमरून मतदान से दूर रहे। प्रस्ताव में स्वतंत्रता, न्याय और सम्मान से रहने के लिए फिलिस्तीनी लोगों के अधिकार और स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश के अधिकार समेत उनके आत्मनिर्णय के अपरिहार्य, स्थायी और पूर्ण अधिकार की पुष्टि की गई है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी प्रासंगिक प्रस्तावों समेत अंतर्राष्ट्रीय कानून और अन्य अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मानकों के अनुसार इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के उचित, व्यापक और स्थायी शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसमें इजराइल से पूर्वी यरूशलेम समेत कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र पर अपना कब्जा तुरंत खत्म करने और फिलिस्तीन की राजनीतिक स्वतंत्रता, संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता में किसी भी बाधा को दूर करने और उसके निवारण का आह्वान किया गया है। प्रस्ताव में फिलिस्तीनी और इजराइल के शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से रहने के द्विराष्ट्र समाधान का भी समर्थन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पेज पे लखनऊ के संस्करण में 2-3 न्यूज और हैं जो हमें जानना चाहिए, उसको भी हम लोग यहाँ जिक्र कर लेते हैं, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। पहला यह है कि भारतीय छात्रों के समूह ने ब्रिटेन में शुरू किया फेयर वीजा फेयर चांस। क्या है फेयर वीजा फेयर चांस? ठीक है, यह अभियान क्या है? ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के एक प्रमुख संगठन ने ग्रेजुएट रूट वीजा के पक्ष में फेयर वीजा फेयर चांस नाम से एक नया अभियान शुरू किया। पहले समझ लीजिए कि ग्रेजुएट रूट है, ग्रेजुएट रूट वीजा अंतर्राष्ट्रीय स्नातकों को उनकी डिग्री के बाद 2 साल के लिए ब्रिटेन में रहने और कार्य अनुभव प्राप्त करने का मौका देता है। इसकी शुरुआत 3 वर्ष पूर्व की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएट रूट वीजा क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्नातकों को उनकी डिग्री के बाद 2 साल के लिए ब्रिटेन में रहने और कार्य अनुभव प्राप्त करने का मौका देता है। तो देखिए, इसकी शुरुआत 3 वर्ष पूर्व की गई थी और तब से ही यह जो है ये भारतीय छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय है। दरअसल एक स्वतंत्र विस्थापन सलाहकार समिति को ब्रिटेन के गृह मंत्री जेम्स क्ले वर्ली ने ग्रेजुएट रूट वीजा की समीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह उस उद्देश्य को पूरा करता है या नहीं जिसके लिए इसे बनाया गया है। माना जा रहा है कि समिति अगले माह तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। नेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट एंड एलुमनी यूनियन ने इस वीजा के लिए अभियान चलाया था। उसे डर है कि इस वीजा अवधि को कम किया जा सकता है। ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप के सह अध्यक्ष लॉर्ड करन बिलमोरिया ने कहा कि स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 2 साल तक काम करने से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को मौका मिलता है कि वे अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सकें। कुछ छात्रों को बेहतरीन कार्य अनुभव प्राप्त करने आदि मदद मिलती है। तो इस पूरे न्यूज से जो हमें याद रखने की चीज है वो क्या है कि फेयर वीजा फेयर चांस कहां चलाया गया? ब्रिटेन के छात्रों ने चलाया। और ग्रेजुएट रूट वीजा क्या है? वो अंतर्राष्ट्रीय स्नातकों को उनके डिग्री के बाद 2 साल के लिए ब्रिटेन में रहने और कार्य अनुभव प्राप्त करने का मौका देता है। तो ये दोनों ही टर्म आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। दूसरा, एक लेसेंट की रिपोर्ट थी कि 2040 तक जो है तक के बीच प्रोस्टेट कैंसर के मामले दुगने हो जाएंगे। प्रोस्टेट कैंसर जो है ये पुरुषों में होने वाला सबसे अधिक कैंसर, मतलब सबसे अधिक होने वाला कैंसर है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट है। प्रोस्टेट कैंसर को जो है इसका जो हिंदी नाम है पौरुष ग्रंथि कैंसर भी कहा जाता है, या 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो व्यक्ति होते हैं उसमें इसका खतरा ज्यादा होता है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है, लैंसेट की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में 2020 और 2040 के बीच प्रोस्टेट कैंसर के मामले दुगने से अधिक होने और मौतों में 85% की वृद्धि होने की आशंका है, तथा इसका सर्वाधिक प्रभाव कहां पड़ेगा? निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर पड़ सकता है।
तो ये चीजें इसमें कही गई हैं। इस खतरे के लिए मतलब बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जो कारण होता है वो हमारी जीवन शैली होती है। ठीक है, तो हमारी जो जीवन शैली है, तो हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव करके उसे स्वस्थ रख करके हम इस खतरे से बच सकते हैं। जो अगला है वो है आपका जलवायु परिवर्तन, या कह सकते हैं मानसून के संबंध में है, जिसमें आईएमडी मतलब जो भारत का मौसम विज्ञान विभाग है उसके द्वारा जो एक रिपोर्ट दी गई है या जो चीजें कही गई उससे संबंधित में यहां पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, देश के बड़े हिस्से में गर्मी पड़नी शुरू हो गई है और मौसम वैज्ञानिकों ने इस साल कम होती अल नीनो स्थितियों और यूरेशिया जो एशिया और यूरोप वाला हिस्सा है, यूरेशिया में कम बर्फबारी के कारण अनुकूल मानसूनी मौसम के शुरुआती संकेत देखे हैं। ये कहा जा रहा है कि इस बार का मानसून जो है वो बेहतर होगा। उसका रीजन क्या बताया गया कि जो अल नीनो की स्थितियां हैं वो कम हो रही हैं और यूरेशिया में इस बार बर्फबारी कम हुई है। ठीक है, देखिए, जब अल नीनो की स्थितियां कमजोर होती हैं तो मानसून हमारा अच्छा होता है। जब अल नीनो की स्थितियां बहुत मजबूत होती हैं तो मानसून पे वो प्रभाव डालता है और हमारा मानसून जो है दुष्प्रभावित होता है। देखिए, एक साक्षात्कार में भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि बड़े पैमाने पर जलवायु संबंधी घटनाएं दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए अनुकूल हैं। हमारे यहाँ जो मानसून से बरसात होती है वो कौन सी है? गर्मी के दिनों में जो मानसून से, उसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए अनुकूल है, जो बड़े पैमाने पर वर्षा पर निर्भर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। महापात्र ने कहा कि इस वर्ष अर्थात 2024 में अल नीनो फीका पड़ रहा है, जून की शुरुआत तक यह तटस्थ स्थिति बन सकती है। उन्होंने यह बात मध्य प्रशांत महासागर के गर्म होने का जिक्र करते हुए कही, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक माना जाता है। देखिए, जब अल नीनो ज्यादा स्ट्रांग होता है तो जो दक्षिण प्रशांत महासागर का जो जल है मध्य प्रशांत महासागर का, वो गर्म हो जाता है, और जब अल नीनो का उल्टा लानिनो होता है तो वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, उसका जल स्तर तापमान थोड़ा कम हो जाता है, टेम्परेचर डाउन होता है। तो जो लानिनो है, अल नीनो, वो हमारे कह सकते हैं कि मानसून को दुष्प्रभावित करता है, जबकि लानिनो जो है वो हमारे मानसून को बूस्ट करता है। तो देखिए, ये कहा गया है कि महासागर गर्म होने का जिक्र करते हुए कही गई है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून जो हमारे देश में जिससे हमारे यहाँ वर्षा होती है मानसूनी, उसको प्रभावित करने वाला एक कारक क्या है? मध्य प्रशांत महासागर का गर्म होना। उन्होंने कहा कि जुलाई सितंबर मानसून मौसम की दूसरी छमाही में लानिना, एल नीनो का उल्टा होता है लानिना की स्थिति जो है वो देखी जा सकती है, जो मध्य प्रशांत महासागर के ठंडा होने के संदर्भित करती है। देखिए, एल नीनो में क्या होता है कि जो मध्य प्रशांत महासागर उसका जल गर्म होता है, जबकि ला नीनो में क्या होता है? ठंडा होता है। महापात्र ने कहा कि ला नीना भारतीय मानसून के लिए अच्छा है और तटस्थ स्थितियां अच्छी हैं। तो ध्यान रखिएगा, एल नीनो जो होता है वो भारतीय मानसून के लिए खराब होता है, जबकि ला नीना उसका जो उल्टा होता है वो अच्छा होता है। हालांकि एल नीनो अच्छा नहीं है, ला नीनो अच्छा है। 60% मामलों में अल नीनो का भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, लेकिन पिछले वर्ष इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि इस साल भी अर्थात 2024 भी बर्फ का आवरण कम है, यह एक और सकारात्मक कारक है, इसलिए बड़े पैमाने पर प्रक्रियाएं मानसून के लिए अनुकूल है। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की लगभग 70% को, ये आंकड़ा याद रखिएगा, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इससे भारत की लगभग 70% वार्षिक वर्षा होती है, जो कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी बात करें, ये आंकड़े भी आपके लिए महत्वपूर्ण नोट कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी का लगभग 14% है। कितना है? जो कृषि क्षेत्र है वो हमारे जीडीपी का 14% है, और इसकी 1.4 अरब आबादी, जो हमारे की 1 अरब 40 करोड़ की जो आबादी है, उसके आधे से अधिक लोगों को रोजगार देता है। जो हमारा कृषि क्षेत्र है जिसकी जीडीपी में योगदान 14% का है, वो हमारे देश के रोजगार में 50% का योगदान देता है। मतलब 50% लोग जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। भारत में 2023 के मानसूनी मौसम में 868.6 मिलीमीटर की दीर्घावधि के औसत की तुलना में 820 मिलीमीटर की औसत से नीचे संचयी वर्षा हुई, जिसके लिए मजबूत अल नीनो को जिम्मेदार ठहराया गया। तो मतलब जो पिछला मानसून बहुत अच्छा नहीं था उसके लिए अल नीनो ही को ही जिम्मेदार ठहराया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो खेल प्रदेश है या जो खेल वाला पेज है, इस पे ऐसा कुछ नहीं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।